हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम कोशिका के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिका से संबंधित इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न दोस्तों, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या एनडीए वगैरह, ठीक है, या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन में। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है ये। दोस्तों, हमारा आज के पहले प्रश्न से हम शुरू करेंगे आज का। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो दोस्तों, सेल नाम जो है वो सबसे पहले किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने दिया है। ठीक है। और दोस्तों, ये बात कब की है? 1665 की है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप और याद रखेंगे, जो सेल है, सेल के जो स्टडी है, इसके स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये भी परीक्षा में एग्जाम में पूछ लेता है, सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को दोस्तों हिंदी में तारक केंद्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो तारक केंद्र होता है दोस्तों, यह बेलनाकार कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, ये एक बेलनाकार कोशिकांग है। और दोस्तों, ये जो बना होता है ये एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलिन। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे आप, ट्यूब्यूलिन नामक एक प्रोटीन से ये बना होता है। और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसका जो मुख्य कार्य है वो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमको वनस्पति कोशिका से क्या करता है? विभेदित करता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो दोस्तों, ये है आपका प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो मुख्य रूप से कहाँ बनती है? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो दोस्तों, कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो वो है भोजन का ऑक्सीकरण। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो दोस्तों, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। दोस्तों, ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा को मुक्त करता है। ठीक है, और दोस्तों ये भी केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी याद रखना है 38 एटीपी, दोस्तों इसे बोलते हैं एडिसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके विखंडन से एक ग्लूकोज मुक्त होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों? एक ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि एनर्जी है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया की दोस्तों जो आंतरिक दीवार होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो है आपका प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड्स को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। और यह वनस्पति कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और 3 प्रकार का होता है। एक हरित लवक है ना दोस्तों, एक क्या होता है? हरित लवक। ठीक है, हरित लवक की खासियत दोस्तों ये होती है, ये हरे रंग का होता है पर्णहरित के कारण, है ना। और इसकी सहायता से ही पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन का निर्माण करता है। एक हरित लवक है दोस्तों, एक वर्णी लवक है, जिसके कारण क्या होते हैं? रंगीन लवक होते हैं। ठीक है, ये हरे रंग को छोड़कर बाकी सारे वर्णी लवक कहलाते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। तो कुरकुमिन उसमें क्या है? वर्णक का काम करता है। और तीसरा होता है दोस्तों अवर्णी लवक। ठीक है दोस्तों, अवर्णी लवक क्या होते हैं? ये रंगहीन होते हैं और पौधे की उन कोशिकाओं में या उन भागों में होते हैं
जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं, जैसे जड़ वगैरह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों अभी हमने बताया था कहाँ पर होता है प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम में। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो दोस्तों कौन करती है? कोशिका भित्ति प्रदान करती है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये किसकी बनी होती है? तो ये भी आप याद रखेंगे, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने के काम आती है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? यह कहलाता है अंतः प्रद्रवी जालिका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो दोस्तों प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सारे पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो दोस्तों कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमारी जो श्वसन क्रिया होती है वो यहीं पर संपादित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवरणीय लवक, जिनको हम ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं, ये मुख्यतः पाए जाते हैं। तो दोस्तों किस में पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। अभी बताया था दोस्तों, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर ये उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों इसे कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों हरित लवक। ठीक है, हरित लवक हिंदी में कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? तो दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों लाइसोसोम क्या करता है कि अपनी ही कोशिका का पाचन करके कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली या फिर सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सुसाइडल बैग्स या आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह कहलाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों यह है जल। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 1994 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो दोस्तों यह की थी स्लाइडेन और श्वान ने। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न एक तरीके से और पूछता है, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों स्लाइडेन और श्वान ने यह सिद्धांत दिया है, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों क्या है वो? कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी बताया था पीछे दोस्तों, यह किसकी बनी होती है? तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों गोल्जी कॉय का जो प्रमुख कार्य है वो स्रावी का कार्य है। ठीक है, यह कोशिका के भीतर और बाहर पदार्थों को भेजने का काम करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो दोस्तों डीएनए कौन रखता है? सेंट्रियोल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो दोस्तों कौन सा है वो? एंडोप्लाज्म और रेटिकुलम एवं राइबोसोम।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम दोस्तों बताया था प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है एपोप्टोसिस। ऑप्शन डी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो दोस्तों कौन सा नहीं होता? लवक। ये केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय और अंतःप्रद्रव्य जालक, ये तीनों जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। तो दोस्तों लाइसोसोम्स का कार्य क्या होता है? ठीक है, अभी बताया था, ये अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं और कभी कभी अपनी कोशिकाओं को खाने लगते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है। दोस्तों अभी बताया था कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? वनस्पति में, और ये पारगम्य होती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो दोस्तों अभी बताया था ये क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। जो उसकी आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक दीवार होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य, इसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका किया था पुरकिंजे ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन है हेक्सले का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्विहेलिक्स, जिसको हम डबल हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं, द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों ये किया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों यह खोज की थी ब्राउन ने। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसमें कहाँ नियंत्रित होती हैं? तो दोस्तों ये नियंत्रित होती हैं केंद्रक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? क्रोमोसोम्स जो दोस्तों शब्द होते हैं ये किसने प्रदान किए हैं? तो ये प्रदान किए हैं दोस्तों वाल्डेयर ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में टोटल 40 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, और 23 जोड़ी है ना। इसमें से 22 जोड़ी तो दोस्तों समजात कहलाते हैं। जो 23वीं जोड़ी है 23rd, इसे हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ये पुरुषों में दोस्तों XY और महिलाओं में XX पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालक ER की खोज किसने की है? तो दोस्तों यह खोज की है पोर्टर ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है? तो दोस्तों यह खोज की है नॉल तथा रस्का ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों यह अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो दोस्तों यह बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो दोस्तों यह सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्म की। ठीक है, और अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों तो वो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। ठीक, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है।
सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो दोस्तों यह है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो सब इसी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो दोस्तों यह है कैल्शियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो दोस्तों यह कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो दोस्तों यह बनता है गोल्जी कॉइल से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों वह है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान है? तो दोस्तों यह किसके समान है? कोशिकाओं के समान है। जैसे एक इमारत है दोस्तों वह ईंटों से मिलकर बनती है, ऐसे ही हमारा जो संरचनात्मक इकाई है मनुष्य के शरीर की, वो भी दोस्तों क्या है? कोशिका है। कोशिका से क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से पूरा हमारा बॉडी बनती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कोशिकाओं से। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।